हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोग जो हमारे यहाँ यात्री आए हैं उन यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो हम यात्रियों के नजरिए को देख रहे हैं और खासकर 10वीं शताब्दी से लेके जो आपके 17वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, हमने उसके बीच के टाइम पीरियड में वो स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आपके यात्री आए उन्होंने भारत की साहित्य, संस्कृति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोकाचार को किस तरह से लिखा है। उन सबको देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक एक करके हमने बहुत सारी चीजों को देखने का, जानने का प्रयास किया। ठीक है, अलबरूनी की किताब हमने किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज को हमने देखा, बड़ी फेमस पुस्तक है और मध्यकाल की काफी कुछ जानकारी यहाँ से मिलती है और बहुत सारे दार्शनिक उस टाइम में उभरे हैं, चाहे आपका प्लूटो हो और यूनान के सुकरात और अरस्तु जैसे आपके दार्शनिक हो। उन लोगों ने भी एक नई खोज दी है। किताबुल उल इस्लाम के बारे में भी हमने देखा और उसके बाद इब्न बतूता की रिहाला जो बुक लिखी है, रिहल्ला कहीं रिहाला, इसके विषय में भी हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। इन सबको हमने देख लिया और एकाकी यात्राओं को भी हमने आपका बात की और इस तरीके से हमने सबको देख लिया। शिक्षा और मनोरंजन के विषय में जाना, इब्न बतूता के जो पद चिन्ह हैं उन पद चिन्हों को देखने का और जानने का हमने प्रयास किया। ठीक है, और बस वर्नियर वर्नियर कैसे मुगल काल में आता है और दाराशिको और उसकी फैमिली में और जो मुगल टाइम पीरियड में आकर वो कैसे अपनी सर्विस देता है। वो चिकित्सक है, एक दार्शनिक है, एक इतिहासकार है, एक राजनीतिज्ञ है, क्लियर है, उसको हमने देखा और कैसे उसने बताया कि वो कैसे लुटेरों से मरते मरते बचा है। उस सारे वृत्तांत को हमने पढ़ा। पूर्व और पश्चिम में वर्नियर ने किस प्रकार यहाँ को संजोया है और बहुत सारी संस्कृति और परंपरा को देख लिया। ठीक, एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी और उसकी परंपराओं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं इब्न बतूता जब भारत आया उसने किस तरह से भारत के संगम को, भारत की चीजों को खोजा, देखा, पढ़ा और समझने का प्रयास। उन सब चीज को हमने देख लिया। ठीक है, और इब्न बतूता की खोज, नारियल, उसके पान के पत्ते किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उसके विषय में इतना आपने देख लिया। तो इब्न बतूता कैसे भारत को लिखता है, कैसे वैश्विक संचार का दौर है कि अब कोई भी अपने विचारों को, आप अपने पत्र को, पत्रिकाओं को एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप तक बहुत आराम से भेजा जा सकता था, या महाद्वीप से महाद्वीप या अंतरिय महाद्वीप कैसे ट्रांसफर हो रहा था और ये टाइम आपका बदल चुका था, कैसे विचार, परंपरा सब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे थे। इन सबको देखने का और जानने का हमने प्रयास किया। क्लियर है, इन सबको हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है, अब देखिए इब्न बतूता द्वारा दिए गए पान का वर्णन इसमें किया। पान एक ऐसा वृक्ष है, अंगूर लताओं की तरह उगाया जाता है। पान कोई फल नहीं होता है, केवल एक पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि, इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है और जायफल जैसे पर ही इसे तोड़कर रखा जाता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्ती के साथ इसे चबाते हैं। आप देखेंगे जो पान का चलन है वो केवल खाने के लिए ही है। क्लियर है, और बड़ा फेमस रहा है। किसकी तुलना हम इब्न बतूता के अपने पाठक बिताने की कोशिश करते हैं। नारियल कैसे होते हैं इसको समझने के लिए इब्न बतूता ने किस तरह से कंपेयर किया है, इन सबको दिखाया है और इन सबको दिखाने का प्रयास किया कि भाई नारियल है। अब इब्न बतूता और भारतीय शहरों को हम लोग देखते हैं। जो इब्न बतूता है और भारतीय शहर किस प्रकार के हैं
और इनको हम देखते हैं। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसर का भरपूर पाया। कह रहे लोगों को जितने व्यापक अवसर चाहिए वो सारे भारतीय शहरों में उपलब्ध हैं, जिनके पास इच्छा, साधन, कौशल था। इच्छा भी है, सोर्सेज भी हैं, स्किल भी है। ये शहर घनी आबादी और आपके समृद्ध हैं। सिवाय कुछ भी युद्ध और अभियानों से ध्वंस हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे अटैक हुए हैं और उन अटैक की वजह से वो कुछ नष्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहर में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाली रंगीन बाजार, विविध प्रकार की वस्तुएं भरी। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर विशाल आबादी वाले भारत का बताता है और दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कमी नहीं है, और अचानक दिल्ली में इसको चुनौती देता है। तो दिल्ली में बहुत सारी चुनौतियां और चीजें हैं उसमें मिलती हैं, इनको देख। बात करते हैं दहेली की। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथ में अक्सर दहेली के नाम से उत्कृत है, इसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घना राज्य शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुल्य है। दीवार की गहराई एक हाथ में है। इसके भीतर पहरेदार द्वारपाल कक्ष में है। हथियार, बारूद, प्रेक्षणपात घेरेबंदी में कम काम करने वाली है। भंडार के बने हैं। प्राचीर भाग में घुड़सवारी पैदल सेना दूसरे छोर से आते जाते हैं और खिड़कियां बनी हैं, शहरों की ओर खुली हुई हैं। इनकी पंखुड़ियों में मध्य प्रकाश आता है। निचले का प्रकाश पत्थर भाग से है और ईंट लगे हैं। इसे एक दूसरे के पास बनाई गई इमारतें हैं। शहर के आपके दरवाजे हैं, इसमें विशाल दरवाजे क्षेत्र हैं और इनमें गुलतुम दरवाजों के बीच जो बगीचा है वो लगा हुआ है और एक बेहतर कवर, और वहाँ कवरों में गुम्मद, और गुम्मद आपका इन सब के ऊपर बनाया गया है। हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है? हमें उन्हें निश्चित रूप से मेहराब है, कवर का कदरदार चमोली तथा जंगली सुअर जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूलों के सभी मौसम हमको दिखते हैं। ठीक है, तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है और बस्ती के किनारे हमको दिखाई दे। तो काफी कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इब्न बतूता ने भारतीय शहरों में न लिखा हो। तो भारतीय शहर एक परिपक्व और विशाल संपदा इन सबके शहर के रूप में हमको दिखाई दे। इस तरह कताई बुनाई की आरंभिक रचनाओं को उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में कई तटीय केंद्रों में अपनाया गया और उनमें सुधार किए। ठीक, बाजार एकमात्र विनिमय का स्थान नहीं था, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। अधिकांश बाजार एक मस्जिद, एक मंदिर होता है और कम से कम कुछ नृत्यकारों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शित का भी स्थान है। हालांकि इब्न बतूता ने शहरों की समृद्धि का वर्णन करने का में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव में अधिशेष में ग्रहण से प्राप्त है। जो एक वृत्तांत में लिखता है कि जो शहर की संपत्ति का उसका एक बड़ा हिस्सा जो गांव में अधिशेष होता है। अधिशेष का मतलब जितनी आपने फसल उगाई है अपने उपभोग से अलग जो आपके पास बच गया उसको कहते हैं सरप्लस, यानी कि अधिशेष, उसी से बने हैं। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि इतनी अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। कह रहे इतनी जो भारत में कृषि हो रही है उसका मेन पन है उपजाऊपन, जो किसान के लिए वर्ष भर में 2 फसलें उगाना संभव है। और ध्यान दीजिए कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्यिक एशियाई तंत्रों की भली भांति जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों महंगी थी और शिल्पकार तथा व्यापार में भारी मुनाफा होता था। मलिन मलमल, रूस से उतरी सटन चीजें देखी गई हैं और महीन
मलमल आपका मिला है कई किस्म, और ये महंगी सारी चीजें इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। बाजार में संगीत, जो बाजार है उसमें जो संगीत है उनको इब्न बतूता दौलताबाद के वितरण का एक अंश दिया है। दौलताबाद पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तारा बदात कहते हैं। ये सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है और उसमें बहुत सी दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान एक ऐसे दरवाजे पर है जो मालिक के अफसर में खोलते हैं। दुकानों को कालानों से सजाया गया है और दुकानों के साथ मध्य झूला है जिसमें गायिका बैठी है। उसी प्रकार भव्य वस्तु सजी है और एक उसकी सेविका आपका झूला झुलाती है। बाजार के मध्य में एक गुम्बद खड़ा है जिसे वो गुम्बद कालीन बिछाया गया है। अपने सेवकों और दासों के साथ ग्रहण, गायिका एक के बाद एक झुंड में, और सूर्य अस्त का गीत। जिसके पश्चात वे चले और बाजार में इबादत की के लिए मस्जिदें बनाई और हिंदू शासकों में एक बाजार से गुजरा। गुम्मत उतर आया और गायिका के साथ समक्ष गायन प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि कई मुसलमान शासक भी ऐसा करते हैं। आपके विचार में इब्न बतूता अपने वृत्तांत और गतिविधियों में ये सब कुछ चर्चा करते हैं और ये सब कुछ आपका उसमें लिखते हैं कि कैसा बाजार है, किस प्रकार चलता है, क्या स्वच्छता है, कैसे दुकानें खुलती हैं। तो काफी कुछ उन्होंने बाजार की समृद्धि के बारे में और बाजार के बारे में उन्होंने इसमें आपका लिखा है। अब ऐसे लिखा है संचार की एक अनूठी प्रणाली कि भाई अगर कोई चीज आपको एक जगह दूसरे जगह भेजनी है भाई, तो कैसा आपको कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें बताया गया है कि व्यापारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। यानी कि व्यापारी को प्रोत्साहन मिले उसके लिए स्टेट कुछ विशेष उपाय कर रहा है। जैसे सभी व्यापारी मार्गों पर सराय, यानी सराय मतलब जानते हो, तो रुकने का जो विराम घर है, हम जिसे होटल, गेस्ट रूम, धर्मशाला कहते हैं, और विश्राम घर, इन सबको आपका इंतजाम करता है जो यात्री हैं। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कुशलता को देखकर चकित थे कि इतनी बढ़िया डाक सिस्टम कैसे प्रचलित है। व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी की सूचना भेजना बल्कि प्रेषित करना था, बल्कि अल्प सूचना माल भेजना प्रणाली इतनी मुश्किल थी कि सिंध से लेकर दिल्ली की यात्रा को 50 दिन लगते थे। गुप्तचर खबरें सुल्तान की एक डाक व्यवस्था के माध्यम से ही 5 दिनों में पहुंचती थी। कैसी थी वो? आपका 5 दिनों में। सोच के देखिए, अगर सिंध से कोची दिल्ली जा रही है तो 5 दिन में, 50 दिन में लगते थे, और इस व्यवस्था के लिए और डाक व्यवस्था हो जाएगी गुप्तचर द्वारा तो मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो कहाँ तो 50 दिन और कहाँ से 5 दिन। एक में लग रहे 50, एक में लग रहे 5, कितने दिन में पहुंच जाती। अब देखिए, हो गया। घोड़ों पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक अश्व डाक व्यवस्था, जिसमें इसे उलुक कहा जाते थे। यह 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े द्वारा चलित होता था। और एक थी पैदल डाक व्यवस्था जो प्रति मील 3 दिन अवस्था होती थी, इसे दवा कहा जाता था। तो उलुक क्या है? जो आपका
अश्व डाक व्यवस्था है जो पैदल जा रही है, उस पैदल डाक व्यवस्था को कहा गया दावा। यह 1 मील का 1/3 होता था, जो हर 3 मील में घनी आबादी वाला एक गांव था। उसके बाहर 3 मंडल होते थे, इनमें कार्य में लोग बैठे रहते थे। उनमें प्रत्येक के पास 2 हाथी लंबी छड़ होती थी, 2 हाथ लंबी, जिसके ऊपर तालाब की घंटी लगी होती थी। जब कोई संदेश पाक के शहर से यात्रा आरंभ करता तो वह हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटी की छड़ के लिए तेज भागता था, और मंडप में बैठे लोग घंटी की आवाज सुनते ही तैयार हो जाते थे कि संदेश वाहक उनके पास पहुंचने वाला है। और वह पत्र लेता था और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था और दावा तक नहीं पहुंच पाता था। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया चलती थी, और वह पैदल डाक व्यवस्था से अधिक, और इसका प्रयोग खुरसान की फसलों के परिवहन के लिए होता था, जो भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फसल हैं जिन्हें हम भारत में आपका पसंद करते हैं। उन फसलों के लिए भी इन सब का उपयोग बड़ी अच्छी मात्रा में किया था या होता था, और ये लोग करते थे। क्लियर है? देखने के लिए मिलेगी कि वो किस तरह से अपनी जो डाक व्यवस्था उसको भेज रहे हैं। पैदल वाली है तो आपकी कैसी है? पैदल वाली को कैसे आपका दावा कहा गया, और जो अश्व घोड़े वाली कैसे जो उलूक कहा गया, इन सब व्यवस्थाओं को हमने इसमें देखने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि पैदल डाक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में संचलित थी? तो नहीं, पैदल वाली इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ, उलुक जो थी, जो उलुक यानी कि जो राजकीय थी, जो घोड़ों के द्वारा होती थी। तो आपने देखा जो जिसको एक 50 मील वाली यात्रा, मतलब अगर कोई डाक भेजी आपने सिंध से दिल्ली आ रहे, उसको 50 दिन लगते थे, लेकिन वो या डाक यात्रा 5 दिन में भी होती थी। तो इन सारी चीजों को भी हमने आपका देखने का प्रयास किया कि भाई किस प्रकार से डाक व्यवस्था थी, और साथ ही साथ बर्नियर ने भी और आप विकसित पूर्व को क्या लिखा है, कैसे कुछ इसकी कहानियां हैं, किस किस तरह से बयां किया गया है, इन सब के विषय में हम लोग और अच्छा आपका देखेंगे। तो अलावा दिल्ली में जो मेहराब है इनको भी थोड़ा देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से इन सबको देखा, करा गया, समझा गया है। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।